आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस में फॉर्म। तो एचटीएमएल में फॉर्म आपको ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बट वहाँ पर हम लोगों ने स्टाइलिंग वाला पार्ट उसका डिस्कस नहीं किया था। सो स्टाइलिंग वगैरह कैसे करेंगे। सो द लुक ऑफ एन एचटीएमएल फॉर्म कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड विद सीएसएस स्टाइलिंग इनपुट फील्ड्स। अब अगर हम लोग इनपुट को मेंशन करते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स होंगे सभी आपके टारगेट होंगे यहाँ से, राइट। So use the width property to determine the width of the input field. तो input is a selector, width है 100%, और जब आप यहाँ से open example करेंगे तो आपका field full width में convert हो जाएगा, right? अगर आप selected field को target करना चाहते हैं, जो कि earlier example में हमने already discuss किया, तो आप यहाँ पर attribute और attribute value के basis पर आप इसको target करके handle करेंगे. So the example above applies to all input elements. If you only want to style specific input type, you can use attribute selector. So input के so many different types हैं जो earlier हम लोग discuss already कर चुके हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे text, password, number, color, date, बहुत सारे types होते हैं. तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे text तो will only select text fields, will only select password fields, will only select number fields. बात करते हैं पैडिंग। तो जब भी आप डिफ़ॉल्ट कोई फॉर्म फील्ड बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का स्लिक सा आपको दिखाई देगा। हम चाहते हैं थोड़ा सा बल्कि दिखाई दे आपको, सो उसके लिए आप यूज़ कीजिए पैडिंग। सो यूज़ द पैडिंग प्रॉपर्टी टू ऐड स्पेस इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड। टिप क्या है आपके लिए, व्हेन यू हैव मैनी इनपुट आफ्टर ईच अदर यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड सम मार्जिन इन बिटवीन टू ऐड मोर स्पेस आउटसाइड ऑफ देम। सो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड के लिए, जिसमें हमने पैडिंग यूज़ किया टॉप बॉटम 12 एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स। सो अभी आपका फील्ड देखो कुछ इस तरह से विजिबल होगा आपको। नोट दैट वी हैव सेट द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी टू बॉर्डर बॉक्स। दिस मेक श्योर दैट द पैडिंग एंड इवेंचुअली बॉर्डर्स आर इंक्लूडेड इन द टोटल विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट्स। सो अगर हम लोग यहाँ से बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये फील्ड है 100% की विड्थ प्लस जितना भी एडिशनल पैडिंग होगा वो आपका स्क्रॉलिंग क्रिएट करेगा पेज के अंदर। ट्राई करके देखेंगे। कॉपी, ओपन कीजिए नोटपैड, प्रेस कंट्रोल ओ, यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कीजिए और बॉक्स साइजिंग को रिमूव करिए और ब्राउज़र में रीलोड। तो नीचे क्या दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। तो पैडिंग हमेशा विड्थ में और बॉर्डर हमेशा विड्थ में ऐड होता है। आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लिखिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अब देखो नीचे कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं है, और अगर हटा देंगे तब आपको यहाँ पर स्क्रॉलिंग फेस करना पड़ेगा नीचे, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है एंड यूज़र के लिए। सो बॉक्स साइजिंग का ध्यान रखिए, पहले भी डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट, बॉर्डर्ड इनपुट। सो अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर यहाँ पर अवेलेबल हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका आउटलाइन होता है, बट अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर यहाँ पर अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे बॉर्डर लाइक 2 पिक्सल, सॉलिड रेड कलर एंड रेडियस इज 4। इससे क्या होगा, फील्ड आपका राउंडेड क्रिएट होगा। सो ओपन करके देखिए, आप जूम करें स्क्रीन के ऊपर तो फील्ड आपको राउंडेड एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा इस तरह से। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फील्ड होता है वो स्क्वायर फॉर्म में नज़र आता है, ठीक है। इसमें आपको कम बॉर्डर रेडियस मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा दिखाई देगा। सो इसके लिए बॉर्डर रेडियस और कितना थिकनेस रखना है वो यहाँ डिफाइन। इफ़ यू ओनली वांट अ बॉर्डर फ्रॉम बॉटम तो आप यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर बॉटम, और इस बार आपको फील्ड में सिर्फ बॉटम से बॉर्डर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कलर्ड इनपुट। यूज़ द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर टू द इनपुट। तो आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर। सो जैसे कि हमारे यहाँ पर एक लाइट कलर इसमें अवेलेबल है, और इसमें हमने यहाँ पर डिफाइन किया है टेक्स्ट का कलर इज़ ब्लैक। तो फील्ड में जब आप यहाँ टाइप करेंगे तो टेक्स्ट ब्लैक कलर में आपको विजिबल होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है फोकस इनपुट। बाय डिफ़ॉल्ट सम ब्राउजर्स विल ऐड अ ब्लू आउटलाइन अराउंड द इनपुट व्हेन इट गेट्स फोकस। फोकस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे तो ये हो गया ब्लर, क्लिक करेंगे दिस इज अ फोकस स्टेज। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए, जहाँ पर अभी बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का चेंज करना चाहते हैं हम, तो लिखेंगे फोकस स्टेज पर लाइट ब्लू कलर होना चाहिए। ये देखिए, साइलेंट कर लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट, यहाँ पर हम चाहते हैं बॉर्डर हमारा कलर चेंज हो, तो आप यहाँ से देखेंगे
आपका क्लिक पर बॉर्डर चेंज होगा इस तरह से। इनपुट विद आइकन और इमेज, आपको अगर इनपुट फील्ड में कोई आइकन अपना कॉल करना है, जैसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं, फ्लिपकार्ट, और ओपन करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है कि सर्च फील्ड के अंदर ही हमारा सर्च आइकन भी अवेलेबल है। या जैसे अमेज़ॉन पर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे सर्च हमारा अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज सर्च आइकन, और उसकी पोजीशन हमें क्या रखना है। अभी आप ओपन करें अपने एग्जांपल को, तो आप यहाँ देखेंगे आपका आइकन इसके अंदर कॉल हो रखा है। ठीक है, तो जितना आप आइकन का गैप मेंटेन करना चाहते हैं उतने में आप क्या डाल देंगे, पैडिंग। तो 40 पिक्सल्स का हमने पैडिंग डाला हुआ है, कहाँ से, लेफ्ट से। ये होगा टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि हमारा कर्सर जो है वो उस आइकन के बाद में डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से। नेक्स्ट, एनिमेटेड सर्च इनपुट। सो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जब फोकस करे तो फील्ड की विड्थ इंक्रीज हो, और अगर वो माउस वहाँ से हटा दे, यानी कि ब्लर, जैसे कि अभी हमने फोकस किया तो फील्ड की विड्थ बढ़नी चाहिए, और बाहर अगर हम लोग डीफोकस करते हैं क्लिक करके तो वो वापस से प्रीवियस स्टेज में रिटर्न हो जाए। तो हमने यहाँ डिफाइन किया इनपुट टाइप, और उसमें हम लोग डिफाइन करें विड्थ 100% फोकस के ऊपर। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फील्ड इस तरह से बड़ा होगा, बाहर क्लिक करेंगे वापस से स्केल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टाइलिंग टेक्स्ट एरियाज। टेक्स्ट एरिया जो कि मल्टी लाइन होते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड है, जिसके अंदर आप अपना मैटर चेंज करके जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, रिसाइज नन। रिसाइज नन का काम क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग इस फील्ड को रिसाइज कर सकते हैं, बट इस वाले फील्ड का जब आप आउटपुट देखेंगे तो आप इसको रिसाइज नहीं कर पाएंगे कॉर्नर से। ये देखिए, ये लॉक है क्योंकि हमने रिसाइज नन मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, स्टाइल सेलेक्ट मेन्यू। तो आप सेलेक्ट मेन्यू को भी स्टाइल कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉप डाउन आपके ओपन होंगे। इसके अंदर आपका बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ पर कॉल है, और बॉर्डर रेडियस। सिमिलरली आप बटन को भी स्टाइल कर सकते हैं। आप यहाँ जाके अपना बटन, जैसे इनपुट टाइप बटन या सबमिट या रीसेट, कोई भी अगर बटन है तो उसके ऊपर सेम स्टाइल होना चाहिए। तो ये देखिए, बटन, रीसेट, सबमिट, तीनों को हमने सेम ही लुक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिव फॉर्म। सो मान लीजिए कि आपने कोई इस तरह का फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जब मोबाइल मोड एक्टिवेट हो तो इसका लुक चेंज होना चाहिए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो मोबाइल मोड आते ही क्या हुआ, हमारा स्टाइल चेंज हो गया, और डेस्कटॉप मोड में हमारा फॉर्म इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपना रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। इसमें किया क्या हम लोगों ने, ज़रा ध्यान से देखिए। जितने भी हमारे इनपुट टाइप टेक्स्ट हैं, सेलेक्ट और टेक्स्ट एरियाज हैं, सबको हमने एक स्टाइल ऑफर किया हुआ है। ये आप नोटिस कर सकते हैं, सभी का स्टाइल सेम है। नेक्स्ट, लेबल। जो हमारा टैग है, लेबल आप जानते हैं क्या होता है, जो ये हम यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ अ लेबल। लेवल का स्टाइल हमने एक डिफाइन किया हुआ है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रहेगा, और पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट से कितना होगा, टॉप बॉटम राइट से 12 पिक्सल्स, लेफ्ट से 0। इनपुट टाइप सबमिट, इस बटन का कलर हम लोगों ने डिफरेंट रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको हमने राइट पर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो फ्लॉट क्या रखा हमने, राइट। इनपुट टाइप सबमिट के ऊपर जब यूज़र माउस ओवर करेगा तो कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, और जिस कंटेनर के अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, यानी कि इस कंटेनर की हम लोग बात करें जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, इसको एक बॉर्डर रेडियस हमने 5 पिक्सल्स का यहाँ पर मेंशन किया, और बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पर 2 कॉलम है, 1 इज़ 25, 1 इज़ 75। मतलब जिसपे 25 है उसकी विड्थ 25 है, और जिसमें विड्थ 75 है उसकी विड्थ 75% हमने यहाँ पर रखी हुई है स्क्रीन की टोटल। और लास्ट हमने क्या यूज़ किया, रो आफ्टर, जो भी कंटेंट है, डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ। बस हमने मोबाइल मोड में जाके क्या बोला कि जैसे मोबाइल मोड एक्टिवेट होगा कॉलम आपका क्या हो जाएगा, और जो आपका 75 वाला है ये दोनों 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस जो हमारा इनपुट टाइप सबमिट बटन है वो भी 100% हो जाएगा। तो क्या देखते हैं कि जब लोग मोबाइल मोड एक्टिवेट करते हैं तो ये बहुत ईजिली हमारा बढ़िया से कन्वर्ट होता है इस तरह से। तो ये हुआ आपका मोबाइल का लुक। तो मीडिया क्वेरी का यूज़ करना है रिस्पॉन्सिव कराने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, काउंटर्स। काउंटर का यूज़ आपको रेयर मिलेगा, बट CSS में इसको भी अचीव करना पॉसिबल है,
क्या काम करता है, कैसे करता है, जरा इसको समझें। सॉरी। CSS counters are variable maintained by CSS whose value can be incremented by a CSS rule to track how many times they are used. Counters let you adjust the appearance of content based on its placement in the document. So automatic numbering with counters. To work with CSS counter, we will use the following properties: counter reset, counter increment, content and counter या counter functions. ठीक है, तो दो फंक्शन है बस, काउंटर और काउंटर्स। क्या काम करते हैं, देखिए काउंटर रिसेट का काम है क्रिएट्स और रिसेट्स अ काउंटर। इंक्रीमेंट का काम है इंक्रीमेंट्स अ काउंटर वैल्यू। कंटेंट इंसर्ट जनरेटेड कंटेंट एंड काउंटर या काउंटर्स फंक्शन क्या करेगा, ऐड द वैल्यू ऑफ अ काउंटर टू एन एलिमेंट। सो टू यूज अ CSS काउंटर इट मस्ट फर्स्ट बी क्रिएटेड विद काउंटर रिसेट, यानी कि ये मेंटेन करना है आपने। The following examples create a counter for the page in the body selector, then increments the counter value for each heading type 2 element and adds section value of the counter to the beginning of each H2 element. So body को हमने बोला है काउंटर रिसेट। ध्यान रखना, जब तक आप रिसेट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला है कि H2 से पहले जो हेडिंग टाइप 2 है हमारा, उसके पहले यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट करो। किसको करना है, सेक्शन को। नेक्स्ट कंटेंट में हमने क्या लिखा, सेक्शन और जो भी काउंटर सेक्शन है उसके आगे कॉलन का सिंबल प्लेस कराओ। अभी आप क्या देखते हो, यहाँ पर हमने लिखा HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप मटेरियल, इन सभी के आगे हमारा सेक्शन 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। यानी कि अगर हम कोड में जाए तो हमने ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। अगर आप देखोगे ओनली HTML CSS मेंशन है, बट हमने क्या बोला, काउंटर इंक्रीमेंट में क्या इंक्रीमेंट होगा, सेक्शन। ठीक है, और सेक्शन के आगे आप यहाँ से अपना कॉलन प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, सेक्शन लिख कर आएगा, काउंटर सेक्शन काउंट देगा आपको 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जैसे तो लिस्ट आइटम हम लोग बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 या ABCD आपका आता है, उसी तरह से आप अपना कस्टम काउंटर क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेस्टेड काउंटर की। जो नेस्टिंग काउंटर होते हैं ये भी आपका नेस्टेड CSS की तरह ही वर्क करता है। सो द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट्स वन काउंटर फॉर द पेज सेक्शंस एंड वन काउंटर फॉर ईच H1 एलिमेंट सब सेलेक्शन। द सेक्शन काउंटर विल बी काउंटर फॉर ईच H1 एलिमेंट विद सेक्शन वैल्यू ऑफ द selector section counter and the subsection counter will be counted for each H2 element with value of the section counter और value of the subsection counter। तो क्या चेंज आ रहा है इसमें, बॉडी जहाँ से हम लोग काउंटर को रिसेट करके स्टार्ट करेंगे, H1 में हम लोग काउंटर रिसेट सबसेक्शन लिख रहे हैं, H1 के बिफोर हम लोग लिख रहे हैं सेक्शन, यानी कि ये वाला पार्ट पहले वाला ही है। ठीक है, इसके बाद हमने H2 में लिखा है बिफोर, यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट में सबसेक्शन, और सबसेक्शन का जो भी नंबर होगा वो आपको डिस्प्ले होगा। सो एग्जांपल के लिए हमारा मेन टॉपिक है H1 जिसमें हमने लिखा HTML एंड CSS, तो उसके सेक्शन बन के सब सेक्शन कितने बने, 1.1 1.2 1.3 1.4। तो हमने HTML CSS बूटस्ट्रैप मटेरियल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से सेकंड टॉपिक हमारा आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसमें पाइथन जावास्क्रिप्ट jQuery मेंशन है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने PHP जावा और C++ का डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि सेक्शन 1 के अंदर सब टॉपिक्स कौन से, 2 में सब टॉपिक्स कौन से, 3 में सब टॉपिक्स कौन से, है ना। तो यानी कि आपको हर बार मैनुअली नहीं लिखना है, एक बार आपने कोड में डिफाइन किया इसको और ये ऑटोमेटिकली आपको नंबरिंग ऑफर करेगा। देखो यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं है, यहाँ पर से हमारे हेडिंग के टाइप्स अवेलेबल है, बट इस मैकेनिज्म की हेल्प से आप ये देख पा रहे हैं। तो ये है सेक्शन, यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है सेक्शन, और ये है आपका सब सेक्शन, तो यहाँ पर आपका सब सेक्शन मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको ULLI या OLLI के अंदर यूज़ करना है, अ काउंटर कैन ऑल्सो बी यूजफुल टू मेक आउटलाइन लिस्ट बिकॉज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ काउंटर इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन चाइल्ड एलिमेंट्स। सो हेयर वी यूज
the counters function to inserting a string between levels of nesting counters. तो OL में हमने लिखा काउंटर रिसेट सेक्शन और यहाँ से लिस्ट स्टाइल टाइप नन. LI के बिफोर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन और यहाँ पर हमने लिखा काउंटर्स सेक्शन. अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ खुद देख पाएंगे कि जैसे 1 2 का फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक के अंदर अगेन सब टॉपिक्स हैं 2.3.1 2 3, देन आपको इसके बाद 2.4. अब ये वाला जो पार्ट है हमने ना तो कोई टाइप डिफाइन किया ना ही कुछ सेट किया हुआ है. आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर इज़ वेरी क्लियर इस तरह से. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 यानी कि एक यूएल का पूरा सेट हो गया, ओएल का सेट हो गया. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया. तो ये काम करता है आपका काउंटर्स. तो ट्राई करके देखिएगा, बढ़िया चीज़ है. नेक्स्ट हम बात करेंगे वेबसाइट लेआउट. एक जो वेबसाइट का लेआउट होता है वो कुछ इस तरह का रहता है, जैसे कि हेडर, नेविगेशन, लेफ्ट साइड में कुछ कंटेंट साइड बार हो सकता है, मिडिल में मेन कंटेंट, राइट हैंड साइड में भी कोई साइड बार हो सकता है, और फुटर. ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का. सो ए वेबसाइट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू हेडर्स, मेन्यू, कंटेंट एंड अ फुटर. So there are tons of different layout designs to choose from. However, the structure above is one of the most common and we will take a closer look at in this example. So बात करते हैं header. कितना important role play करता है और क्या काम है. A header is usually located at the top of the website or right below a top navigation menu. ठीक है, it often contains a logo or the website name. तो जैसे हमने यहाँ पर हेडर डिफाइन किया है जिसमें पैडिंग अवेलेबल है और बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का अलाइनमेंट. तो इस तरह से आप अपना हेडर बनाते हैं. इसी तरह से नैब बार अगर आपको बनाना है तो हमने एक कंटेनर बनाया है जिसका टॉप नैब नाम हमने रखा हुआ है, ओवरफ्लो हिडन है, बैकग्राउंड कलर में कुछ डिफरेंट डिफाइन किया हुआ है. टॉप नेविगेशन के अंदर जो ए एलिमेंट है उसको हमने फ्लॉट लेफ्ट वगैरह दिया हुआ है. प्लस इसके ऊपर जब यूज़र माउस ओवर करेगा तो उसका स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से. नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट. तो कंटेंट के स्ट्रक्चर के इस तरह के हो सकते हैं जैसे कि 1 कॉलम, 2 कॉलम या फिर 3 कॉलम्स इस तरह से. सो द लेआउट इन द सेक्शंस ऑफन डिपेंड्स ऑन द टारगेट यूजर. द मोस्ट कॉमन लेआउट इज 1 और कंबाइनिंग दैम ऑफ द फॉलोइंग. सो 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम अप्रोच आप यहाँ देख सकते हैं. जैसे कि मोबाइल पर ऐसा होगा, टैबलेट पर 2 हो जाएंगे, डेस्कटॉप पर 3 कॉलम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. सो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, वी विल क्रिएट अ 3 कॉलम लेआउट एंड चेंज इट टू 1 कॉलम लेआउट ऑन स्मॉलर स्क्रीन. सो कॉलम के हमने विड्थ डिफाइन किया इक्वली रखने के लिए 33.33. तो अगर मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 100% आपका वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट हमने लिखा है रो आफ्टर, ताकि फ्लॉट जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपको रो आफ्टर क्लीन करना होता है. अब जरूरी नहीं रो ही रखें आप, अगर आपने इसका नेम कुछ और रखा है तो वहाँ पर आप उस क्लास का नेम रख के आफ्टर में उसको क्लीन कराइए. नेक्स्ट मोबाइल मोड में हमने बोला है कॉलम की जहाँ विड्थ हमने रखी है 33.33 वो मोबाइल में कितना हो जाए 100%. तो ये देखिए हमारा 1 2 3 कॉलम यहाँ अवेलेबल है और जैसे हम इसको 600 पिक्सल पर लेकर आएंगे ये चेंज हो गया. तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं या फिर मोबाइल मोड डायरेक्टली आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं इस तरह से. नेक्स्ट इसके बाद हमें बनाना है फुटर या अनइक्वल कॉलम का, यहाँ देख सकते हो. चलिए अब जैसे टैबलेट के लिए अगर आपको काम कर रहे हैं तो मोबाइल के लिए हो गया. टिप टू क्रिएट अ 2 कॉलम लेआउट चेंज द विड्थ टू 50%. टू क्रिएट 4 कॉलम लेआउट यूज 25% इंस्टेड ऑफ 33.33%. मे भी हो सकता है 4 कॉलम के लेआउट की भी आपको नीड आ जाए. अ मोर मॉडर्न वे ऑफ क्रिएटिंग कॉलम लेआउट इज टू यूज CSS Flexbox. However, it is not supported in Internet Explorer 10 and earlier version. So if you require IE6 and 10 support, use Float जो कि हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है. Float ओल्डर और मॉडर्न दोनों में काम करता है और फ्लैक्स सिर्फ आपका मॉडर्न ब्राउज़र में काम करेगा. बात करते हैं अनइक्वल कॉलम्स की. लाइक हमें चाहिए कि मिडल वाला जो कॉलम है वो 50% हो और साइड वाली जो कॉलम हमारे वो 25% में हो. सो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरह से चेंज है, साइड कॉलम एंड मिडिल कॉलम. बट जब मोबाइल मोड एक्टिवेट होगा तो ये तीनों 100% ही दिखाई देंगे आपको. नेक्स्ट इज फुटर. Footer is placed at the bottom of your page. It often contains information like copyright and contact information. तो यहाँ पर हमने footer को डिफाइन किया हुआ है, तो आप यहाँ नीचे footer देखेंगे इसमें.
अब प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट अगर आप देखना चाहें वन गो में, तो आप यहाँ देखिए, जैसे कि हमारे पास एक हेडर है, एक नैब बार है जिसमें राइट हैंड साइड पर लॉगिन है, इधर हमने 75% पे अपना एक मेन सेक्शन बनाया हुआ है और राइट हैंड साइड पर हमने एक साइड बार बनाया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप मोड चेंज करेंगे मोबाइल, तो आपका पूरा डिज़ाइन मोबाइल के हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मोड चेंज करेंगे टैबलेट के लिए, और टैबलेट मोड अगर हमने बनाया होगा तो टैबलेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और अगर आप डेस्कटॉप मोड चूज़ करेंगे तो डेस्कटॉप मोड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा आपका डिज़ाइन। तो आज की डेट में किसी भी वेबसाइट को जब आप डिज़ाइन करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिव होना अकॉर्डिंग टू डिवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गूगल का क्लियर स्टेटमेंट है, जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा वो सर्च में इंडेक्स नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है CSS में यूनिट्स। यूनिट्स यानी कि मेजरमेंट के लिए क्या क्या यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे सेंटीमीटर, पिक्सल्स, इंचेस होते हैं, उस तरह से। सो CSS हैज़ सेवरल डिफरेंट यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग अ लेंथ। Many CSS properties take length values such as width, margin, padding, font size, etc. Length is a number followed by a length unit such as 10 pixel या 2 EM। EM के अंदर आपको पता है 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल्स होते हैं, तो 2 EM मतलब 32 पिक्सल्स। सो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं, सेट डिफरेंट लेंथ वैल्यूज़ यूजिंग पिक्सल्स। हमने यहाँ पर H1 को ऑफर किया 60 पिक्सल्स, पैराग्राफ को हमने ऑफर किया 25 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज, एंड लाइन हाइट में रखा है 50 पिक्सल्स। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। 100% पर देख रहे हैं, कोई जूम इन वगैरह हमने नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पर नोट करें, अ वाइट स्पेस कैन नॉट अपीयर बिटवीन द नंबर्स एंड द यूनिट, हाउएवर इफ द वैल्यू इज 0 द यूनिट कैन बी ओमिटेड। सो मान लो कि कहीं पर आप किसी पैडिंग, किसी एलिमेंट में अगर कोई पैडिंग है तो आप 0 पिक्सल लिख भी सकते हो, या ओनली 0 भी लिख देंगे तो भी आपका कंसिडर हो जाएगा। फॉर सम CSS प्रॉपर्टीज नेगेटिव लेंथ्स आर अलाउड, जैसे कि मार्जिन जो होता है वो नेगेटिव भी काम करता है, पैडिंग नेगेटिव में काम नहीं करता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट्स, वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज रिलेटिव। तो पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट लेंथ की। एब्सोल्यूट लेंथ आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन द यूजर सेटिंग्स और द एलिमेंट्स पेरेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ इंक्लूड जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, इंचेस, पिक्सल्स, पॉइंट्स एंड पाइका। ये सब क्या है, आपके लॉक मोड में रहेंगे, यानी कि जो भी आपने वैल्यू सेट कर दिया, अब आप किसी भी स्क्रीन पर आ जाइए वो बदलेगा नहीं, ठीक है, फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंचेस में क्या होता है, 1 इंच इक्वल टू 96 पिक्सल्स होता है। जैसे आप लोग फोटोशॉप पढ़ के आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है 72 PPI, पिक्सल पर इंच, बट इन टर्म्स ऑफ CSS ये चलता है 96 PPI, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो सेंटीमीटर्स निकलेंगे वो आएंगे 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह से पिक्सल्स में आपको ध्यान रखना है 96 रहेगा आपका और 1 इंचेस। पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो 1 पॉइंट्स आपका रहेगा 1 पॉइंट इक्वल टू 1/72, यानी कि आपका 1 इंच आपको तब रिसीव होगा, एंड पाइका के अंदर 12 पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से आपके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल हैं, इन सभी के एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर आप जाके सभी के अंदर रिजल्ट देख सकते हो। हमने इसमें देखो 1.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से इस पार्ट को अचीव किया है। या फिर अगर आप जैसे इंचेस में जाके देखना चाहो तो ये इंचेस का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। बट CSS में इतने यूनिट्स तो अवेलेबल है, हमें यूज़ क्या करना चाहिए। तो CSS में भले से हमारे पास वाइड रेंज अवेलेबल है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की, बट आपको जाना है पिक्सल्स या फिर परसेंटेज, या फिर आपको एक और मिलता है सबसे ज़्यादा जो यूनिट यूज़ में आता है विच इज़ EM, ठीक है। EM क्या होता है, आपका रिलेटिव होता है। तो एब्सोल्यूट को अवॉइड करना होता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं खासकर तब। सो पिक्सल्स आर रिलेटिव टू द viewing device. For low DPI device, 1 pixels in on device pixels dot of the display. For printers and high resolution screen, 1 pixel implies multiple device pixels. सो पिक्सल्स का यूज़ होता है। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव लेंथ्स के अंदर, सो रिलेटिव में भी हमारे पास सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हैं। सो जैसे कि रिलेटिव लेंथ यूनिट्स स्पेसिफाई अ लेंथ रिलेटेड टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी। रिलेटिव लेंथ यूनिट्स स्केल बेटर बिटवीन डिफरेंट रेंडरिंग मीडियम्स। लाइक आपने किसी पिक्सल्स को EM में मेंशन किया है, अगर आप उसको स्केल डाउन करेंगे तो आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग उसको आप स्केल डाउन स्केल करा सकते हो। So EM means relative to the font size of the element. 2 EM means 2 times the size of the current font.
EX relative to the X height of the current font rarely used. CH character उसको हम लोग बोलते हैं relative to the width of the zero. REM relative to font size of the root font. VW viewport width बोलते हैं इसको relative to 1% of the width of the viewport. VH सेम यहाँ पर 1% of the height of the viewport. viewport minimum ये स्मॉलर डायमेंशन होता है, व्यूपोर्ट मैक्स ये आपका लार्जर डायमेंशन होता है, और लास्ट होता है परसेंटेज रिलेटेड टू दी पेरेंट एलिमेंट. इन सभी के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर. ये EM का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, ये आपका EX का एग्जांपल है, ये आपका कैरेक्टर का एग्जांपल है, CH स्टैंड फॉर कैरेक्टर, ये आपका REM का एग्जांपल है. ठीक है, हमने यहाँ पर 2 REM डिफाइन करते हैं, 32 पिक्सल्स में हम लोग इसको देख रहे हैं. इन पिक्सल्स की अगर बात की जाए, ये आपका व्यूपोर्ट विड्थ है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज जो डिफाइन किया है हेलो का, वो कितना है 20 VW, यानी कि स्क्रीन के 20% पर आपको ये बेसिकली देखने के लिए मिलेगा. इस तरह से VH है, व्यू मीन है, अलग अलग है. सो टिप क्या है, द EM एंड REM यूनिट्स आर प्रैक्टिकल इन क्रिएटिंग परफेक्टली स्केलेबल लेआउट. Viewport equal to the browser window size. If the viewport is 50 centimeter wide, the one VW equal to 0.5 centimeter. तो जैसे कि आपने देखा दोनों के अंदर काफ़ी बड़ी रेंज अवेलेबल है, एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में. बट एब्सोल्यूट के केस में आपको पिक्सल्स के साथ जाना है, और रिलेटिव के केस में आपको EM या REM का यूज़ करना है, यानी कि इस यूनिट का या फिर इस यूनिट का. बाकी को आप अवॉइड कर सकते हो. बात करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट की, तो EM EX परसेंटेज पिक्सल्स सेंटीमीटर मिलीमीटर्स इंचेस पॉइंट्स एंड पाइकास, ये किस किस वर्जन से आपके वर्क करना स्टार्ट हुए वो सारे वर्जन यहाँ पर मेंशन है. कैरेक्टर वर्जन आपका यहाँ पर मेंशन है, REM यहाँ पर मेंशन मिलेगा आपको, तो आपको समझने में आसानी होगी कि आज की डेट में जितने भी मेजर आप देखोगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं, वो सभी ब्राउज़र्स में सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं. ऐसा कोई नहीं है कि जो काम नहीं करता है, बट आपको बता दिया गया है कि बेस्ट क्या है. अगर रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तो EM या REM, और अगर आप फिक्स साइज में बना रहे हैं तो पिक्सल्स. बात करते हैं CSS में स्पेसिफिसिटी कि क्या होता है. इफ देयर आर 2 or more CSS rules that point to the same element, the selector with the highest specificity value will win, and its style declaration will be applied to that HTML element. So think of specificity as a score rank that determines which style declaration is ultimately applied to an element. So look at the following examples. In these examples we have used the P element as a selector and specified a red color for this element. The text will be red. सो अभी हमने क्या रखा है, यहाँ पर बॉडी के अंदर P एलिमेंट है, और हमने P सेलेक्टर का यूज़ करके उसका कलर जो है वो चेंज किया है. तो क्या होगा, आपका कलर चेंज आपको रिसीव होगा. अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव एडेड अ क्लास सेलेक्टर नेम इज टेस्ट एंड स्पेसिफाइड अ ग्रीन कलर टू दिस क्लास. द टेक्स्ट विल नाउ बी ग्रीन इवन दो वी हैव स्पेसिफाइड अ रेड कलर फॉर द एलिमेंट सेलेक्टर P. दिस इज बिकॉज द क्लास सेलेक्टर इज गिवन हाइयर प्योरिटी. तो यानी कि आप यहाँ पर देखें हमने क्या लिखा, टेस्ट कलर इज़ ग्रीन, और उसके बाद हमने पैराग्राफ का कलर क्या रखा है, रेड. बट यहाँ पर क्या आप देखते हो, पैराग्राफ के ऊपर क्लास जो है वो बाइंड है. तो बाइंडिंग होने से क्या होगा कि आपका रेड कलर ना के उसकी जगह पर ग्रीन कलर आपको डिस्प्ले होगा इस तरह से. इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3. इन दिस एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक ID क्रिएट की है विच इज़ डेमो, और डेमो को हमने यहाँ पर कॉल कराया हुआ है, और क्लास को भी हमने कॉल कराया हुआ है. तो ID की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा हाइयर होती है. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा ID का कलर क्या है, ब्लू, तो आपको आउटपुट में ब्लू कलर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो एलिमेंट सेलेक्टर सभी पर अप्लाई होते हैं. आपका क्लास सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, और ID सेलेक्टर इन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. इसमें हम लोग एक इनलाइन स्टाइल को भी यूज़ करेंगे इस तरह से. तो यहाँ पर ID है, क्लास है, और सेलेक्टर भी अवेलेबल है, प्लस एक इनलाइन स्टाइल भी अवेलेबल है. सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव एडेड एन इनलाइन स्टाइल फॉर द P एलिमेंट. द टेक्स्ट विल नाउ बी पिंक बिकॉज द इनलाइन स्टाइल इज गिवन द हाइएस्ट प्रायोरिटी. यानी कि कोई भी स्टाइल आपने लगाया हो, इनलाइन उसको रिप्लेस करेगा.
सो यहाँ से आप एग्जाम्पल ओपन करेंगे तो आपको कलर जो है अपने कंटेंट का ब्लू दिखाई देगा, सॉरी पिंक। सो इसकी हायरार्की क्या है, ज़रा इसको समझिए। एवरी CSS सेलेक्टर हैज़ इट्स प्लेस इन द स्पेसिफिसिटी हायरार्की। There are 4 categories which defines the specificity level of a selector. First is inline. Example हम लोग समझते हैं, H1 को हमने कलर पिंक दिया हुआ है। एक हमारे पास ID है एग्जाम्पल जिसका ID हमने रखा है navbar। एक हमारे पास क्लास या सूडो क्लास या एट्रीब्यूट सेलेक्टर, उसको हम लोग समझते हैं कुछ इस तरह जैसे कि डॉट टेस्ट या फिर सूडो होवर है या फिर एट्रीब्यूट क्या है href। चौथा क्या है एलिमेंट्स एंड सूडो एलिमेंट्स, जैसे कि H1 बिफोर या आफ्टर, इस तरह से। तो पॉइंट ये आता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें कि किसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिसिटी, तो यहाँ पर मेमोराइज हाउ टू कैलकुलेट। सो स्टार्ट होता है 0 से एंड 100 ऑफ ईच ID वैल्यू एंड 10th ऑफ ईच क्लास वैल्यू और सूडो क्लास और एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एड 1 फॉर ईच एलिमेंट सेलेक्टर और सूडो एलिमेंट। तो चलिए समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल inline style gets a specificity value of 1000 and is always given the highest priority. Number 2, there are one exception in this rule. If you use the important rule, it will even override inline style. So जैसे हमने यहाँ पर यूज़ करा एलिमेंट सेलेक्टर, तो इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू होती है 1, तो इसका कैलकुलेशन आता है 1। अगर आपने क्लास यूज़ किया जैसे p.test, तो क्लास क्या करेगा सेलेक्टर को रिप्लेस करेगा, तो ये क्या हो गया 11। तो यानी कि 1 हमारी ऑलरेडी थी p एलिमेंट की, बट क्लास लगाने पर उसमें 10 नंबर और इंक्रीज हो गए, तो टोटल कितना बन गया हमारा 11। तो इसलिए क्लास जो होता है किसी भी एलिमेंट सेलेक्टर को रिप्लेस कर सकता है। ID की बात आती है तो यहाँ पर p एलिमेंट हो गया, ID है डेमो, तो p एलिमेंट का ऑलरेडी स्पेसिफिसिटी है 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस ID को हम लोग नंबर देते हैं 100, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन बना 101। तो एलिमेंट को रिप्लेस करता है क्लास, क्लास को रिप्लेस करता है ID। इसी तरह से इनलाइन स्टाइल जो होता है इसका डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिसिटी वैल्यू होता है 1000, इसमें 1001 नहीं आएगा आपका, तो ये सबसे हाइयर वैल्यू में जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर नंबर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर स्टाइल को मिलता है। अब अगर हम लोग डायरेक्ट की बात करें तो ID के पास 100 होता है, क्लास की बात करें तो 10 होगा। अगर हम लोग लिखते हैं इस तरह से p.test1.test2, तो यहाँ पर आप देखेंगे p एलिमेंट का जो नंबर है वो क्या है 1 प्लस 10 किसका हो गया इस क्लास का, फिर आपने test2 क्लास अप्लाई की तो 10 इसका हो गया, तो टोटल कितना बन गया 21। तो ध्यान रखिए कि एलिमेंट जब भी आप कभी यूज़ करते हैं कोई भी, लाइक आपने लिखा H1, तो पेज में जितने भी H1 होंगे सबका कलर डिफरेंट होगा, बट हमें किसी सेलेक्टेड का कलर चेंज करना है तो वहाँ पर आप H1 डॉट क्लास का नेम लिख दीजिए। तो क्या होगा आपका जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा विद क्लास सेलेक्टर। और अगर कहीं क्लास सेलेक्टर को रिप्लेस करना है तो आप ID को यूज़ कर सकते हैं, ID का नेम यूज़र डिफाइन होता है, कुछ भी चला सकते हैं आप। इसी तरह से यहाँ पर लोग देख रहे हैं navbar p और यहाँ पर क्या है डेमो, तो दोनों क्या है ID है, तो अगेन 10 10 और p एलिमेंट 1, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 1 प्लस 100, तो 201। एक आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर जिसका एब्स्ट्रैक्ट मोड में हम लोग लिखते हैं, इसका स्पेसिफिसिटी वैल्यू होता है 0। द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज इग्नोर्ड, तो आपका ये किसी को भी रिप्लेस करा सकता है, ठीक है, बट अगर आपने क्लास या ID कोई लगाया है तो वो इसको भी रिप्लेस करेगा। सो द सेलेक्टर विद द हाइएस्ट स्पेसिफिसिटी वैल्यू विल विन एंड टेक इफेक्ट। सो कंसिडर दीज 3 कोड फ्रेगमेंट, जैसे कि H1 यानी कि सेलेक्टर, H1 ID है कंटेंट, तो इस केस में ये आपका विन होगा। फिर एक हम लोग यहाँ पर देखते हैं C सिनेरियो जिसमें H1 है जिसके ऊपर ID भी अवेलेबल है कंटेंट, बट हमने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, तो इस सिनेरियो में कलर पिंक आपका विन होगा क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज टू लिखा हुआ है। सो A की वैल्यू हुई 1, B की वैल्यू हुई 101, C की वैल्यू कितनी हुई इनलाइन में 1000, ठीक है। तो आपका सिंस द थर्ड रूल हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिसिटी वैल्यू 1000, दिस स्टाइल डिक्लेरेशन विल बी अप्लाइड। सो मोर स्पेसिफिसिटी रूल्स एग्जाम्पल्स, इक्वल स्पेसिफिसिटी द लेटेस्ट रूल्स विन। सो ये कैसे काम करते हैं इसको समझिए। इफ द सेम रूल इज रिटन ट्वाइस इनटू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट देन द लेटेस्ट रूल विन्स। एग्जाम्पल, हमने H1 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा इस केस में, ये है 1 स्पेसिफिसिटी वैल्यू,
यहाँ पर आपने कलर डिफाइन किया येलो, लेकिन आपने दोबारा से फिर H1 लिखा और यहाँ पर आपने कलर लिखा है रेड, तो येलो रिप्लेस हो जाएगा रेड के साथ। ठीक है, जो हमने थ्योरी में यही तो पढ़ा कि अगर आपका इक्वल स्पेसिफिसिटी है तो उस कंडीशन में जो लेटेस्ट होगा, जो लास्ट में होगा, वो प्रीवियस वन को रिप्लेस करेगा। इसी तरह से आईडी सेलेक्टर हैव अ हायर स्पेसिफिसिटी देन एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो हमने यहाँ पर देखते हैं डिव एलिमेंट और उसके हमने ए आई डी को ऑफर किया है, एक इस तरह से ए आई डी है और एक डिव आई डी इक्वल टू ए हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज़ है। हम डिव को ए आई डी ऑफर करें क्योंकि आई डी यूनिक होती है, एक एलिमेंट पर एक ही बार अप्लाई होती है। आप इस तरह से लिखें या ऐसे लिखें या इस तरह से डिफाइन करिए। तो आउटपुट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर हमें क्या कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन। अब ये ग्रीन कलर क्यों आ रहा है इसके अंदर? ठीक है, तो हमने क्या बोला, एलिमेंट और सीधे आईडी। तो ज़रा कोड पर नज़र डालो, कंट्रोल यू प्रेस कीजिए यहाँ पर और जूम करिए। तो क्या लिखा, डिव आईडी इक्वल टू ए। तो ये वाला जो आपका सिस्टम है ये इस कंडीशन में इम्प्लीमेंट होगा, ये दोनों आपके इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे इस केस में। नेक्स्ट, the first rule is more specific than the other two and will therefore be applied. Next देखते हैं, contextual selector are more specific than a single element selector. The embedded style sheet is closer to the element to be style. So in the following situation, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सटर्नल फाइल है जिसके अंदर आपने लिखा है id कंटेंट h1 एलिमेंट, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड। वही सेम चीज़ आपने इंटरनल यानी कि हेड में आपने कोड किया स्टाइल सेक्शन के अंदर और यहाँ पर आपने कलर को चेंज किया। तो ध्यान रखिए, एक्सटर्नल को इंटरनल रिप्लेस कर सकता है। सो इस केस में आपका जो कलर होगा वो येलो आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोड में आते हैं। ये देखिए सेम स्टाइल है, यहाँ पर कलर डिफरेंट है, बट माई स्टाइल डॉट सी एस एस में कलर हमारा डिफरेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर येलो H1 का, और यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड। बट एक्सटर्नल जो है वो बाहर है पेज से, इंटरनल पेज के अंदर है, तो इंटरनल एक्सटर्नल को रिप्लेस कर सकता है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आप देखिए, द लेटर रूल्स विल बी अप्लाइड, जो कि हमने यहाँ इंटरनल में डिफाइन किया। अ क्लास सेलेक्टर बीट्स एनी नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर, अ क्लास सेलेक्टर सच एज डॉट इंट्रो बीट्स H1 P div एटसेट्रा। सो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है इंट्रो के नाम से जिसका बैकग्राउंड कलर है येलो, और एक हमने H1 डिफाइन किया जिसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड। ओपन करेंगे एग्जांपल और यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। सो H1 एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर कलर है रेड, बट हमने क्लास के अंदर उसको येलो कलर ऑफर किया हुआ है और आपका क्लास जो है वो रेड कलर को रिप्लेस करके येलो में डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि H1 जो हमने यहाँ लिखा है इसका स्पेसिफिसिटी है 1 और इंट्रो जो क्लास है उसका स्पेसिफिसिटी कितना हो गया, 10। तो यानी कि 1 फॉर एलिमेंट एंड 10 फॉर क्लास, तो टोटल कितना हो गया, 11। तो आपका यहाँ पर कलर येलो अप्लाई होगा, ना कि रेड कलर। सो द यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसको हम लोग स्टार या एस्ट्रिक के साथ लिखते हैं, आर इनहेरिटेड वैल्यू हैव अ स्पेसिफिसिटी ऑफ 0, सो द यूनिवर्सल सेलेक्टर आर इनहेरिटेड वैल्यूज आर इग्नोर्ड। तो जब मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को पढ़ाऊंगा तब हम लोग इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं CSS में एक कीवर्ड आता है विच इज़ इम्पोर्टेंट। अब इस सिनेरियो को समझिएगा, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट। अगर ये ना लिखे तो आपका जो अप्लाई होगा स्टाइल, ठीक है, अगर आईडी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं या क्लास हम लोग अप्लाई कर रहे हैं या एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईडी जीत जाएगा। जो आईडी का स्पेसिफिसिटी कितना होता है, 100, बट हमने यहाँ पर पैराग्राफ जिसका स्पेसिफिसिटी 1 है, हमने उसको क्या बोला, इम्पोर्टेंट। तो ये आईडी और क्लास दोनों को ओवरराइड करेगा और रेड कलर आपका अप्लाई होगा। इस केस में क्या दिखाई देता है, रेड कलर। कैसे पॉसिबल हो रहा है, आप यहाँ देखिए, एक पैराग्राफ है जो न्यूट्रल रखा हुआ है, दूसरा पैराग्राफ जिस पर क्लास है, और थर्ड पैराग्राफ जिस पर आईडी को हमने अप्लाई किया हुआ है। तो जहाँ पर आईडी है वहाँ पर कलर ब्लू होना चाहिए था, जहाँ पर पैराग्राफ है, ठीक है, जहाँ पर क्लास है वहाँ पर कलर आपका ग्रे होना चाहिए, और जहाँ पर पैराग्राफ हमने डिफाइन किया वहाँ पर रेड कलर आना चाहिए। बट हमने यहाँ पर एक लास्ट में अपना लगाया कीवर्ड विच इज़
इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट क्या करता है, किसी को भी ओवरराइड कर सकता है अगर आप इसका यूज़ करते हो तो यानी कि स्पेसिफिसिटी अब सबसे ज़्यादा हाई पैराग्राफ का हो गया, यानी कि सेलेक्टर का, जिसका 1 था अब वो हाईएस्ट मोड में है। तो स्पेसिफिसिटी को इम्पोर्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। इन द एग्जांपल अबव ऑल 3 पैराग्राफ्स विल गेट अ रेड बैकग्राउंड कलर इवन दो द आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर हैव अ हायर स्पेसिफिसिटी। द इम्पोर्टेंट रूल्स ओवरराइड द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज इन बोथ केसेस। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, सो बात करते हैं इम्पोर्टेंट अबाउट एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट। द ओनली वे टू ओवरराइड एन इम्पोर्टेंट रूल्स इज टू इंक्लूड अनदर इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट के अगेंस्ट भी आप एक और इम्पोर्टेंट चला सकते हो। रूल्स ऑन अ डिक्लेरेशन विद द सेम और हायर स्पेसिफिसिटी इन द सोर्स कोड, एंड हेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट। दिस मेक्स द CSS कोड confusing and the debugging will be hard, especially if you have a large style sheet. So here we have created a simple example. It is not very clear when you look at the CSS source code which color is considered most important. तो अभी आप क्या देखते हो, ID, क्लास और पैराग्राफ, हमने सबका आगे क्या लिख दिया आपकी बार, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। तो जब हमने P सेलेक्टर को दिया था, ठीक है, तो क्या हुआ था, ID और क्लास को उसने ओवरराइड किया था, बट इस बार तीनों के पास है इम्पोर्टेंट लगा हुआ है। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आईडी का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, तो जहाँ पर आईडी अप्लाई होगा वहाँ पर आपका कलर ब्लू आएगा, जहाँ पर क्लास होगा वहाँ पर आपका क्लास वाला अप्लाई होगा, और पैराग्राफ के ऊपर आपका कलर अलग मिलेगा। तो देख सकते हो सब जगह अलग अलग कलर अवेलेबल है। तो चलो ज़रा कोड में चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं क्या सिस्टम है। ये पैराग्राफ नॉर्मल है तो इस पर आपका रेड कलर आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पर रेड कलर है। सेकंड पैराग्राफ पर हमने क्लास का यूज़ किया, इसका कलर है ग्रे, तो इसका स्पेसिफिसिटी कितना हो गया, अगेन 11, तो ये आपका वर्क करेगा। थर्ड हमने डिफाइन किया था इसमें ये ब्लू वाला, यानी कि जिसके ऊपर आईडी मेंशन है, तो जिस पर आईडी आपका मेंशन हो गया वो हो गया आपका अगेन 101, तो आईडी वाला आपका यहाँ पर वर्क करेगा। और फोर्थ वाले को हमने कुछ भी ऑफर नहीं किया, वो एक बेसिक पैराग्राफ की तरह रखा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट पर आपको सेम स्टाइल देखने के लिए मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट को इस तरह से कभी इस्तेमाल करना नहीं है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिखाया है, क्योंकि कल को आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा तो आप खुद कंफ्यूज होगे कौन सा इम्पोर्टेंट हटाना है लगाना है। सो इट इज़ गुड टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट रूल की इम्पोर्टेंट क्या काम करता है। सो मे बी 1 or 2 fair uses of important. So one way to use important is if you have to override a style that cannot be overridden in any other way. This could be if you are working on a content management system CMS like WordPress, Drupal, Joomla, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, and cannot edit the CSS code, then you can set some custom styles to override some of the CMS style. Another way to use important is assume you want a special look for all buttons on a page. So here buttons are styled with a gray background color, white text and some padding and border, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, और हमें इसको चेंज करना है। तो अभी आप देखें ये कुछ इस तरह से। So the look of a button can sometimes change if we put it inside another element and higher specificity and the properties get in conflict. So here is an example of this. तो हमने यहाँ पर क्या बोला, एक और हमने सेलेक्टर अपना ऐड किया है, जैसे कि div id और उसके अंदर a टैग, और उसका कलर हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ जाइए, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, प्रेस करेंगे, पहले जूम करिए थोड़ा सा, फिर हम लोग यहाँ पर उसको पढ़ते हैं ज़रा ध्यान से। ये दोनों स्टैंडर्ड बटन है। ये क्या, अ लिंक टेक्स्ट इनसाइड माई डिव, अ लिंक बटन इनसाइड माई डिव। तो कंट्रोल यू, कोड को ज़रा ध्यान से देखिए। AHREF दोनों में फ़र्क क्या है। इस ए को हमने बोला था कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है, तो ये क्या हुआ, दोनों में ही अप्लाई हुआ है ना, बैकग्राउंड कलर येलो और कलर रेड, बट यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट पर अप्लाई हुआ और यहाँ पर एक बटन के लुक में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास बटन का यूज़ किया है। तो क्लास बटन के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी थी उसके साथ में ये दो प्रॉपर्टीज़ आपकी और क्लब हो गई उसके साथ, और इसको क्लियर करते हैं। सो to force all buttons to have the same look no matter what, we can add important rules to the properties of the buttons like this. So हम ये कहते हैं कि भाई नीचे भले से आपने येलो वगैरह डिफाइन किया लेकिन बॉर्डर इम्पोर्टेंट है और
आपका बैकग्राउंड कलर यही रहेगा। सो इस केस में आपको क्या दिखाई देता है, चाहे भले से मेरा जो बटन है, सॉरी जो क्लास है, वो मेरा डिव के अंदर ए टैग पर अप्लाई हो रखी है, लेकिन अब येलो वाला कलर नहीं आएगा। जो हमने बाहर स्टैंडर्ड बटन के लिए स्टाइल डिफाइन किया है वही स्टाइल उसको रिप्लेस करेगा। तो बिना इंपॉर्टेंट के आपका ये कलर अप्लाई हो रहा था इस वाले ऊपर, बट इंपॉर्टेंट ऊपर मेंशन करने से क्या हो, फोर्सफुली उसने अंदर वाले को चेंज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास को बोला है बटन, और क्लास बटन यहाँ पर माउंट है, इस वाले पर नहीं है। मैथ फंक्शन, the CSS math functions allow mathematical expressions to be used as property value. So here we will explain the calculation, max and minimum function. So first आता है calc function, जिसको हम लोग calculation बोलते हैं. The calc function performs a calculation to be used as the property value. So आपने लिखना है calc, और जो भी आप expression अपना लिखना चाहते हैं वो अपनी value यहाँ पर पास करेंगे. Expression क्या होता है? Required a mathematical expression, the result will be used as the value. The फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं यूज कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ अ डिव एलिमेंट. तो हमने क्या लिखा, विड्थ में हमने लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास ना करके कैलकुलेशन 100%, लेकिन हमेशा उसमें से 100 पिक्सल्स को लेस करके चलना है आपने. ठीक है. अब अगर आप 100% लिख दोगे तो फुल विड्थ में होगा, लेकिन हमने क्या बोला, ये हमेशा 100% ही ट्रीट हो, लेकिन 100 पिक्सल्स का गैप हमें रिक्वायर्ड है. हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लेफ्ट से कितना गैप रखना है, 50 पिक्सल्स. अब जरा इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए. आपका ये क्या है, 100% है जो डिव है, लेकिन लेफ्ट में हमने क्या रखा था, 50 पिक्सल्स का गैप. अब आप इसको कितना भी छोटा करो या बड़ा करो, ये इतना ही गैप मेंटेन रखेगा. ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है इस चीज़ को. ठीक है, इस तरह से. तो यानी कि हमने इसको कमांड दिया हुआ है कि विड्थ टोटल 100% में से हर वक्त आपने 100 पिक्सल्स को लेस करके चलना है. तो इसी वजह से आप लेफ्ट और राइट में 50-50 पिक्सल्स का गैप देख पा रहे हो. फिर क्या देखते हो लोग, मैक्स फंक्शन. मैक्स के अंदर दो वैल्यूज आती हैं. ठीक है, जैसे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. रिक्वायर्ड अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वेयर द लार्जेस्ट वैल्यू इज चूजन. सो हमने लिखा है यहाँ पर 50% और 300 पिक्सल्स. सो ये देखिए, मैक्सिमम विड्थ जो इसका रहेगा वो 50% रहेगा. जब आप स्क्रीन को रिसाइज करेंगे तो 300 पिक्सल से छोटा नहीं होगा ये. ठीक है. तो इसको और अच्छे से देखना, तो यहाँ से देखो, F12 दबाएंगे, यहाँ से रिस्पॉन्सिव ऑन करेंगे, इसको 100% रखेंगे. ये देखिए, तो अभी देखो ये परसेंटेज काम कर रहे हैं. जैसे ही आप इस वैल्यू पर आएंगे, अब देखो 300 पिक्सल पे लॉक हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है, इसके नीचे लॉक. तो ये हुआ हमारा मैक्स के साथ. तो मैक्सिमम पहले रीड होगा, उसके बाद सेकेंडरी वैल्यू क्या रखनी है. तो जैसे आपको याद है हमने सिखाया था एक प्रॉपर्टी आपको, मैक्स विड्थ. मैक्स विड्थ हमने लिखा 100%, तो इमेज अपनी मैक्स जो भी इसका ओरिजिनल साइज होगा उतना रहेगा, और उसके नीचे आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा. इसी तरह से आता है मिन. मिन के अंदर भी आपको दो वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी. यहाँ पर जैसे हमने लिखा 50% एंड 300. ठीक है, तो ये रिवर्स में काम करेगा. आपका बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा, 300 पिक्सल्स. और जैसे आप यहाँ से इसको स्केल डाउन करना स्टार्ट करेंगे, तब ये परसेंटेज में काम करना स्टार्ट कर देगा. तो ये होता है मिन. सो बेसिक जो है आपका CSS का वो कंप्लीट हो चुका है. थोड़ा सा एडवांस CSS पे हम लोग नज़र डालेंगे कि एडवांस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है.
to 10:30 December. Advanced CSS. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राउंडेड कॉर्नर। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर क्या होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये कॉर्नर हमारे राउंडेड है। तो राउंडेड कॉर्नर के लिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज़ होती है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, कि बॉर्डर रेडियस लिखने से आपके कॉर्नर राउंडेड में कन्वर्ट होते हैं। सो राउंडेड जो हमें कॉर्नर करने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर शेप के हो सकता है आपको इमेज के ऊपर भी अप्लाई करना हो। सो इसको ज़रा समझें। द CSS border radius property defines the radius of an element's corner. So this property allows you to add rounded corner to element, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं राउंडेड कॉर्नर 1 2 3। सो सबके अंदर क्या है, रेडियस जैसे 25 है यहाँ पर। ठीक है, अप्लाई हो रखा है। आप यहाँ से एग्जाम्पल अपना ओपन करिए, तो हमने अलग अलग चीज़ों पर अप्लाई किया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक कंटेनर बनाया जिस पर सिर्फ बॉर्डर है, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ फिल के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर हमने एक इमेज के ऊपर अप्लाई किया हुआ है इस चीज़ को। सो नो मैटर क्या एलिमेंट है, बट आपका बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगा। कंडीशन उस कंटेनर के ऊपर कोई विड्थ और हाइट होना चाहिए। ठीक है, तब ये काम करते हैं। द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली अ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर द बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस एंड बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। तो ये बॉर्डर रेडियस आप शॉर्ट हैंड देख रहे हैं, यानी कि 25 लिखा तो चारों साइड से अप्लाई होगा। बट कई बार क्या होता है, मुझे किन्हीं दो कॉर्नर पर करना, जैसे इस और इस कॉर्नर पर, तब उस कंडीशन आप इस तरह से भी लिख कर चला सकते हैं इसको। सो बात करते हैं CSS बॉर्डर रेडियस। स्पेसिफाई ईच कॉर्नर। सो 4 वैल्यूज़ बॉर्डर रेडियस, अगर आप चाहते हैं अलग अलग अप्लाई हो तो आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर रेडियस में 15 पिक्सल, 50 पिक्सल, 30 पिक्सल, 5 पिक्सल। सो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, जो कि हमारा फ्लो होता है। सो फर्स्ट वैल्यू अप्लाइज टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सेकंड वैल्यू इज अप्लाइड टॉप राइट कॉर्नर, थर्ड वैल्यू अप्लाइज बॉटम राइट कॉर्नर एंड फोर्थ वैल्यू अप्लाइज बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। अगर आप 3 वैल्यू डिफाइन करेंगे तो टॉप राइट लेफ्ट में आपका 50 होगा, और यहाँ पर बॉटम से आपका 30 पिक्सल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट वैल्यू अप्लाई टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सेकंड वैल्यू इज अप्लाइड टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एंड द थर्ड वैल्यू इज अप्लाई टू बॉटम राइट कॉर्नर। 2 वैल्यूज अगर आप अप्लाई करेंगे तो टॉप बॉटम से ये अप्लाई होगा, लेफ्ट राइट से ये अप्लाई होगा। एंड 1 वैल्यू डिफाइन करेंगे तो चारों साइड से इक्वल ही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कस्टम रेडियस हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से आप कॉर्नर को कंट्रोल कर सकते हो। यू कुड ऑल्सो क्रिएट एलिप्टिकल कॉर्नर। एलिप्टिकल कॉर्नर कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर जाके लिखना पड़ेगा, जैसे 50 पिक्सल डिवाइडेड बाय 15 पिक्सल्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो कॉर्नर होंगे वो इस तरह से एलिप्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और प्रॉपर आपको अगर राउंड करना है तो आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स। अभी यहाँ पर प्रॉपर क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का एक रीज़न है कि आपकी जो विड्थ और हाइट है वो 1:1 नहीं है। अगर आपकी विड्थ और हाइट बराबर होगी, लाइक 200 बाई 200 या 150 बाई 150, सो उस केस में क्या होगा, आपका परफेक्ट सर्कल क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये था आपका बॉर्डर रेडियस। बात करते हैं बॉर्डर में इमेज डालने का। अभी तक आप लोग बॉर्डर में देखते थे स्टाइल, अब हम लोग बॉर्डर में इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। So with the CSS border image property, you can set an image to be used as the border around an element. So CSS border image property allows you to specify an image to be used instead of the normal border around an element. So the property has 3 parts. First, the image to use as the border. Second, where to slice the image. Third, define whether the middle sections should be repeated or stretched. सो ये हमने एक फोटोशॉप में अपना इमेज बना के रखा हुआ है। आप अपना फोटोशॉप में जाके एक बनाइए 10 बाई 10 पिक्सल, 20 बाई 20 पिक्सल, उसको आप 45 डिग्री पर रोटेट कीजिए, उसकी कॉपी बनाइए, वर्टिकल उसको रिपीट करिए, और उसके बाद आप उसके अंदर अलग अलग कलर अपने प्लेस करके आइए। अब हमने इसको एक बॉर्डर PNG के नाम से सेव किया हुआ है। द बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी टेक्स द इमेज एंड स्लाइसेस इट इनटू 9 सेक्शंस। ठीक है,
Like a tic-tac-toe board, it then places the corners at the corners and the middle sections are repeated or stretched. तो ये आप repeat भी करा सकते हो और इसको stretch भी करा सकते हो. So for border image to work, the element also need the border property set. तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले लिखना है border 10 पिक्सल, जितना भी आप इसका थिकनेस रखना चाहते हैं, सॉलिड, लेकिन कलर नहीं डालेंगे. तो कलर की जगह पर क्या यूज़ करना है, अपने कीवर्ड ट्रांसपेरेंट. इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बॉर्डर इमेज, इमेज का नेम बताएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे 30 एंड स्ट्रेच. और जब आप अपना एग्जांपल रन करेंगे तो आप देखेंगे ये इमेज कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले हो रहा है. तो 10 क्या हुआ, इसकी थिकनेस जो यहाँ पर आप देख रहे हो. और बीच वाला पार्ट हमने यहाँ पर क्या करा है, स्ट्रेच, ना कि हमने इसको रिपीट करा. आप रिपीट भी करा सकते हो, रिपीट का एग्जाम्पल भी हमारे पास अवेलेबल है. So the border image property is actually a shorthand property for the border image source, border image slice, border image width, border image outset and border image repeat properties. So CSS border image different slice value, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 50 राउंड, इस कंडीशन में क्या होगा, रिपीटेशन होगा. ठीक है, या फिर जैसे 20% राउंड या जैसे 30% राउंड. तो आपके 3 अलग अलग यहाँ पर देखो, जैसे पहले वाले में क्या हुआ है, सिर्फ कॉर्नर वाले हमारे बॉर्डर क्रिएट हुए, बीच में हमारा कोई रिपीटेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है. हमने जब परसेंटेज के साथ काम किया तो हमारा बॉर्डर रिपीट हो रहा है इस तरह से. ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पर 30% राउंड के साथ देखते हैं तो हमारा इस तरह से बीच का पार्ट रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है. तो आप इस तरह से बॉर्डर को यूज़ कर सकते हो. तो ये जो हम लोग वैल्यू निकाल लें कि हमें किस वैल्यू पर बेसिकली काम करना है, ये पॉसिबल कैसे होता है. तो फोटोशॉप में जब आप इसको बना रहे होंगे, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर जाके आप कोई भी एक साइज़ ले लो, लाइक 100 बाय 100. ये हमारा मेन कंटेनर हो गया, यानी कि ग्राफिक के लिए. नेक्स्ट जूम करेंगे यहाँ पर, यहाँ से आप अपना एक रेक्टेंगल बना लीजिए. उसका साइज़ वगैरह क्या रखना चाहते हो वो यहाँ जाके आप पुट कर, लाइक 20 बाई 20 हमने इसका साइज़ पुट किया. और इसके अंदर जो भी आपको कलर समझ में आता है अपना कलर डाल दो. इसके बाद Ctrl+T की कमांड आपके पास अवेलेबल होती है. राइट क्लिक करेंगे, ये यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से करना पड़ेगा आपको ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म. और यहाँ से आपको एक एंगल मिल जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, तो अभी हमने जूम किया तो आपको पिक्सलेट दिख रहा है, बट अगर आप इसको 100% पर देखोगे तो ये आपको एकदम परफेक्ट दिखाई देगा. इस तरह से इसके आपने प्लेसमेंट कर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अगर इन्फॉर्मेशन में चेक करोगे, ठीक है, और यहाँ से अगर हम उसको Ctrl+T प्रेस कर लेते हैं तो आपको उसका साइज़ मिल रहा है. जैसे मेरा कितना आ रहा है, क्लोज टू 28.28. हमने वहाँ पर यूज़ किया था 30. तो आपको साइज़ का बेसिकली यहाँ से पता चलता है कि क्या साइज़ है. ठीक है, बस इसकी आप कॉपी यहाँ से बनाइएगा इस तरह से. Ctrl+J हमने ऑलरेडी किया हुआ है. हाँ जी सर, हाँ जी. तो इस तरह से आपने इसकी कॉपी बना लेनी है और फिर इन तीनों को आपने सेलेक्ट करके और बीच वाला पार्ट आपने रिमूव कर देना है. इस तरह से आपने इसको बनाना है. बस अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग कलर ऑफर करो. यहाँ वालों को और इसके बाद अनवांटेड पार्ट जितना भी आपका उसको रिमूव. तो यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन आपने चूज़ करना है और इसको ऐसे PNG आपको लेके जाना है. ठीक है, तो ये काम करना है आपने. ठीक है, तो जैसे भी स्टाइल का आपको बनाना है अपना बनाइएगा. मुझे ये पसंद था, मैंने ऐसा कुछ बनाया. ठीक है, तो बॉर्डर के अंदर इमेज डालना पॉसिबल है. तो चलिए आज का पार्ट हम लोग बॉर्डर इमेजेस तक का रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे.